नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ जी और श्रोताओं का सादर अभिवादन। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन का खास एडिशन इसलिए क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि साल 2022 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जिन पर भारत के साथ ही पूरे विश्व के खिलाड़ियों की नजर होगी। कई उपलब्धियों के साथ एक शानदार साल 2021 के बाद 2022 भारतीय खेलों के लिए एक बेहतरीन साल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय एथलीट्स और खेल प्रशंसकों के लिए साल 2022 कई स्पोर्ट्स इवेंट से भरा हुआ है। इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ग्रैंड स्लैम टेनिस जैसे महत्वपूर्ण एनुअल स्पोर्ट्स को छोड़कर चीन के हांगझो में एशियन गेम्स, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स, स्पेन और नीदरलैंड्स में महिला FIH हॉकी वर्ल्ड कप जैसे खेल 2022 साल के मुख्य आकर्षण हैं। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं साल 2022 के महत्वपूर्ण इवेंट से। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अब एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में अपने जेवलिन थ्रो के खिताब को डिफेंड करते नजर आएंगे। वहीं 24 वर्षीय जेवलिन थ्रोअर जुलाई में अपने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक के लिए भी पूरी तैयारी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। बता दें कि पीठ की चोट के कारण वो 2019 सीजन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो अगर ये जो इवेंट्स हैं, अगर हम देखें तो इस समय पूरे वर्ल्ड की नजर नीरज चोपड़ा पे है और जिस तरह से उन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है, देश का नाम ऊंचा किया है स्वर्ण जीतकर, क्या कहेंगे आगे के इवेंट्स में उनकी किस तरह की तैयारी? देखिए, 15 से 24 जुलाई तक सिद्धार्थ भाई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स ओरेगॉन में होंगे और ये वो इवेंट है जिसके प्रति नीरज चोपड़ा ने बार बार कहा है कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं इसमें जीतूं। एक स्टार स्टडेड फील्ड होगी जो अमेरिकी खिलाड़ी वहां जुटेंगे और 2019 में 27 सदस्यीय भारतीय कंटिंजेंट वहां गया था जिसने 3 फाइनलिस्ट दिए थे मिक्स्ड 4x400 मीटर्स रिले में और मेंस 300 मीटर्स स्टीपल चेज में, लेकिन और जब महिलाओं की जेवलिन में भी। लेकिन इस बार सबकी नजर नीरज चोपड़ा पर होगी। गोल्डन बॉय भारत के नीरज चोपड़ा जिन्होंने इतिहास रचा था टोक्यो में और जिन्होंने सबसे बढ़िया प्रदर्शन करके भारत की उम्मीदें जगाई थी। और यही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें 28 से 8 अगस्त बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, 26 स्वर्ण पदक, कुल मिलाकर 66 पदक भारत ने जीते थे पिछले एडिशन में जबकि वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। फिर यहां चाहेंगे कि भारतीय एथलीट्स की ज्यादा से ज्यादा पदक जीते जाएं। तो इस तरह से नीरज चोपड़ा से ही नहीं, बाकी एथलेटिक्स टीम से भी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने एक नया संचार किया है, नए जोश का, उन सब से उम्मीद की जा सकती है अच्छे प्रदर्शन की। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने देश को एक नई उम्मीद दी है, वो करके दिखाया है जो आज तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया। इस साल सितंबर में चीन के हांगझो में होने वाले एशियाई खेलों में इस बात की भी परीक्षा होगी कि पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी कैसी चल रही है। नीरज चोपड़ा हॉकी में मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल, सौरभ चौधरी और मनु भाकर जैसे युवा निशानेबाजों से सबसे बड़े महाद्वीपीय खेलों में भारत की झोली में कितने पदक आते हैं, इसकी भी परीक्षा होगी। और अगर हम देखें तो एशियाई खेल एक बहुत बड़ा इवेंट साल का होता है और 2022 में सबको इंतजार है और एक तरह से कहीं ना कहीं हम देखें कि 2024 के पेरिस ओलंपिक की एक वानगी है और यहाँ पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर वहाँ भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, 10 से 25 सितंबर हांगझो चीन में भारत देखना ये है कि जो अपना पिछला प्रदर्शन है, जो उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 वर्ष पूर्व किया था, वो उसको दोहरा पाता है कि नहीं, क्योंकि उसमें 69 पदक
मुझे याद है भारत ने जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण पदक थे। पहली बार कई खेलों में भारत को पदक मिले थे। टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, नए इतिहास के नए पन्ने जुड़े थे, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए थे ये नाम। और अब देखना यह है कि भारत उस इतिहास को उसी देश में एशियाई खेलों में दोहराने में कहां तक सफल रहता है। मगर अगर हम फिर से बात करें भारतीय एथलीटों की, भारतीय हॉकी टीम की, भारतीय महिला हॉकी टीम की, सबसे उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा खेलने का, बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। और टेबल टेनिस में भी और बॉक्सिंग में खासकर और रेसलिंग में भारत की उम्मीदें बिल्कुल बरकरार हैं। और अगर हम निशानेबाजी की बात करें तो थोड़ा सा निशानेबाजी में कहीं हम टोक्यो ओलंपिक्स में चूके, लेकिन इस बार जब एशियन गेम्स में निशानेबाजी की बात आएगी तो हमारे निशानेबाज पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए तैयार हैं। मलय बिल्कुल। और एक और झटका लगा है भारत को, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों में बहुत सारे पदक जो निशानेबाजी से आते थे वो इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी शामिल नहीं है। तो सबकी उम्मीदें रहेंगी कि एशियाई खेलों में भारत पदक जीते। और उसके अलावा ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगा राइफल और पिस्टल दोनों इवेंट्स में अक्टूबर में, उसमें भी भारत के खिलाड़ियों से उम्मीद होगी, भारत के निशानेबाजों से उम्मीद होगी, क्योंकि पिछली बार इस टूर्नामेंट में 7 पदक भारत ने जीते थे। और जिस प्रकार से टीम बिल्कुल लड़खड़ा गई, जीतते जीतते ऐसा लगता है कि रह गई, बड़े बड़े नाम कुछ खास कर नहीं पाए टोक्यो में, तो अब उनके लिए ये एक मौका है कर दिखाने का इसका कि कभी कभी ऐसा होता है, अपवाद भी होते हैं, लेकिन जब अपवाद हमेशा दोहराए जाए तो अपवाद नहीं रहते। तो देखना यह है कि किस प्रकार से निशानेबाज अचूक निशाना इस बार साध पाते हैं। और आपने अभी हॉकी की बात की थी, तो अगर हम महिला हॉकी की बात करें तो देश की लड़कियों ने पदक तो नहीं जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीत लिया अपने सर्वश्रेष्ठ खेल से। तो इस बार अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो उसमें भी वो बेहतरीन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और एक बार जिसे कहते हैं कि हम दोबारा से कमबैक करते हैं, तो इस बार पहले से भी ज्यादा आक्रामक मूड में हैं हमारी महिला जो हॉकी खिलाड़ी हैं। देखिए, जब आप पदक मंच के इतने पास पहुंचकर फिसल जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपको पदक मंच ही दिखाई देता है। और भारतीय महिलाओं ने जो दृढ़ संकल्प और जो दृढ़ विश्वास का परिचय दिया टोक्यो में, जो रानी रामपाल और उनके सहयोगी खिलाड़ियों ने, तो ये अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है। क्योंकि वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन 1974 में 4थे स्थान से था, और उसके बाद 8वां स्थान प्राप्त किया था जब इंग्लैंड में पिछली बार विश्व कप हुआ था। तो बहुत ही बड़ी उम्मीद का बोझ उनके कंधों पर है, और एक हठधर्मिता भी उनमें है। मैंने देखा इन लड़कियों में कि वो छोड़ती नहीं है अंत समय तक। और जिस तरह से उनको झटका लगा, जो धक्का लगा, जो उनके आंसू वहां गिरे टोक्यो के मैदान पर, आपने देखा वो आंसू बेकार नहीं जाने वाले। तो उनसे काफी उम्मीद की जा सकती है। भले ही भारत साल के अंत में कतर में होने वाले फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम क्वाड्रेनियल टूर्नामेंट में खेलेगी, जो 4 साल में एक बार होता है। वहीं भारत 2022 में 2 प्रमुख महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी और प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पहला जनवरी में AFC महिला एशियन कप और दूसरा अक्टूबर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित होने वाला है। भारतीय पुरुष और महिला टीमें जो महाद्वीपीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सीधे 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए उत्सुक होंगी, तो ये 2 बड़े इवेंट्स जो हैं वो इंडिया में होने वाले हैं। और हमारे जो फुटबॉल प्रेमी हैं, अगर हम देखें तो इन दिनों क्रेज जो है, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें प्रशंसकों का उत्साह जो है, अगर कहीं किसी को देखना है किसी गेम में, वो टॉप पे किस तरीके से होते हैं वो फुटबॉल में ही दिखता है। मतलब AFC एशियाई महिला कप कुछ ही दिनों बाद जनवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होगा, और ये बहुत बड़ा कदम होगा भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने में, भारतीय महिला फुटबॉल को आगे ले जाने में। क्योंकि पहली बार एक प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है एक लंबे समय के बाद, 1979 के बाद पहली बार। और अगर भारत के महिला फुटबॉल का इतिहास देखें तो इस इवेंट में 1979 और 1983 में दोनों बार भारतीय महिला टीम रनर्स अप रही है। और उसके बाद फिर जैसा आपने कहा फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप
अक्टूबर 11 से 30 के बीच, और इसमें भी भारत के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग टूर्नामेंट है, क्योंकि ये पहले 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसे टाला गया। अभी स्पेन डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और भारत भी इस कोशिश में होगा कि कुछ न कुछ अच्छा किया जाए इसमें, जिससे एक छाप छोड़ी जाए। जब अपने देश को, अपनी टीम को वहां अच्छा करना है, जब देश को मेजबानी का मौका मिला है। बिल्कुल, निशानेबाजी को बर्मिंघम 2022 के आयोजकों ने राष्ट्रमंडल खेलों से हटाकर एक बड़ा झटका दिया। भारत गोल्ड कोस्ट में हुए खेलों में 66 पदक भारत ने जीते थे। 26 स्वर्ण जीतकर भारत तीसरे स्थान पर रहा था। इनमें से 7 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में आए थे। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बर्मिंघम 2022 आयोजकों के फैसले से भारत कितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब पदकों को जीतने की जिम्मेदारी बैडमिंटन खिलाड़ियों, पहलवानों, भारोत्तोलक, टेबल टेनिस खिलाड़ियों और देश के मुक्केबाजों पर रहेंगे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट राष्ट्रमंडल खेल जो है वो भी 2022 में बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे हैं, और कहीं न कहीं शूटिंग के हटने से कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल भारत सरकार की प्राथमिकता के माने में केवल एशियाई खेलों के बाद आते हैं, और एशियाई खेलों के लिए राष्ट्रमंडल खेलों से बेहतर कोई आयोजन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2018 संस्करण में कई शूटिंग इवेंट कम होने के बाद गोल्ड कोस्ट में भारत CWG में मामूली रूप से पीछे रह गया था। बर्मिंघम के आयोजकों ने निशानेबाजी के खेल को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाकर भारत को एक बड़ा झटका दिया। तो भारत के शीर्ष पदक अर्जित करने वाले खेल अनुशासन को समाप्त किए जाने के साथ साथ खिलाड़ियों, शटलरों, पहलवानों, भारोत्तोलक, टेबल टेनिस खिलाड़ियों, मुक्केबाजों पर भारत के झंडे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। तो ये देखना होगा कि पदक तालिका में जहां गोल्ड कोस्ट में 66 पदकों को अपने नाम किया था भारतीय एथलीटों ने, जिनमें से 26 स्वर्ण जीतने के साथ साथ तीसरे स्थान पर रहा था, इस बार क्या कुछ हो सकता है। लेकिन कहना होगा कि इस बार बहुत कठिन है डगर पदक मंच की। जी बिल्कुल। और बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु का दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीतने और किदाम्बी श्रीकांत का 2021 वर्ल्ड में ऐतिहासिक पुरुष सिंगल्स का रजत पदक जीतने के बाद फोकस 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन पे, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जैसे बड़े BWF वर्ल्ड टूर इवेंट्स पर होगा। तो बैडमिंटन जो है, जिस तरह से श्रीकांत ने साल का जो अंत किया है, 2021 को जो विदाई दी है रजत पदक जीतकर, इतिहास रचकर विश्व चैंपियनशिप में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल था जिस समय उन्होंने इसको किया। तो किस तरीके से 2022 में वो इस रजत को स्वर्ण में बदल पाएंगे या नहीं? देखिए, भारतीय बैडमिंटन ने जिस रफ्तार से अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित किया है, उसमें पीवी सिंधु और किदम्बी श्रीकांत की जो भूमिका रही है, सिद्धार्थ जी, वो बहुत उल्लेखनीय भूमिका रही है। मगर मत भूलिए लक्ष्य को, जिसने इस बार पूरी दुनिया को ये दिखाया कि जिस यात्रा की शुरुआत प्रकाश पादुकोण ने की थी, उसको अनवरत जारी रखते हुए उन्होंने नई उम्मीदें जगाई। तो भारतीय बैडमिंटन टीम में कई ऐसे सितारे हैं जो उदीयमान सितारों की बात तो एक अलग है, लेकिन जो स्थापित सितारे हैं, जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया को चकाचौंध में डाला है, उनसे उम्मीद इस बार है। सिर्फ सिंधु और श्रीकांत से नहीं, और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं। जैसे मैंने लक्ष्य का नाम लिया, मैं उन पर बहुत हद तक भारतीय बैडमिंटन की सफल यात्रा का दारोमदार उनके कंधों पर है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन, वर्ल्ड टूर फाइनल्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े BWF वर्ल्ड टूर इवेंट्स पर हम सब की निगाहें बनी रहेंगी, वहीं खेल प्रशंसक सिर्फ यही दुआ करेंगे कि 2022 के कैलेंडर पर कोरोना का खतरा ना मंडराए। उम्मीद है कि ये साल एक बार फिर खेलों की दुनिया में अच्छा साल रहेगा और हमारे खिलाड़ी एक नया इतिहास रचने के लिए इस साल भी तैयार होंगे।
तो श्रोताओं, ये थे 2022 में कौन कौन से इवेंट्स होंगे उसकी जानकारी। और अब नजर डाल लेते हैं कुछ खेल खबरों पर। जोहान्सबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का मुकाबला चल रहा है। और जिस तरीके से मलय अगर हम देखें तो हमारी स्थिति जो है बहुत जल्दी जल्दी भारत के विकेट गिरे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारतीय टीम पहली पारी में कुछ खास कर नहीं पाई। 202 का स्कोर बनाया, सिर्फ 63 ओवर। जब आप टेस्ट मैच में 63.1 ओवर की बल्लेबाजी करते हो तो ये समझ में आता है कि आपकी टीम बिल्कुल लड़खड़ा सी गई। अगर आप टीम के स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो सिवाय राहुल जिन्होंने 50 रन बनाए, अर्धशतक पूरा किया, और मयंक अग्रवाल जिन्होंने 26 रन बनाए, उनके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जो चोटी के शीर्षस्थ जो बल्लेबाज थे कोई नहीं चला। और अजिंक्य रहाणे 0 पर, हनुमा विहारी 20 रन बनाकर, चेतेश्वर पुजारा 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। ऋषभ पंत ने भी केवल 17 रन जोड़े। मगर रविचंद्रन अश्विन एक ऐसा ऑलराउंडर, मैं ऑलराउंडर जानबूझ के उनको कहता हूं, हर बार जबकि नैया डगमगाती रहती है तो पतवार उन्हीं की काम आती है। उन्होंने 50 गेंदों में 46 रन बनाकर जो स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। 202 का जो ये आंकड़ा है, मगर कहना होगा कि भारतीय तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, खासकर ओलिवियर और जैनसन, जिन्होंने पहले काफी झटके दिए भारतीय टीम को, शुरुआती झटके दिए। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन। और रबाडा ने भी 3 विकेट लिए, ओलिवियर ने 3 विकेट लिए हैं, जैनसन ने 4 विकेट लिए हैं। तो वहां जो आपने देखा दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने जिस तरह से भारतीय टीम को बांधा और बिल्कुल एक तरह से चलने नहीं दिया भारतीय बल्लेबाजों को। हालांकि टीम में विराट कोहली के नहीं रहने से एक कमी नजर आ रही थी, मगर कुल मिलाकर अभी तक विराट कोहली का भी प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। मगर क्या कुछ कर सकते थे विराट कोहली? कहते हैं ना कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, मगर अकेला चना जो भूंजने वाला है उसकी एक आंख तो फोड़ सकता था। तो इसलिए कहना ये होगा कि विराट कोहली की कमी को देखते हुए, कमी खलते हुए, अगर भारतीय दूसरे खिलाड़ी जो अनुभवी खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ भाई, उन्होंने जरा और भी संभल कर अपने आप को अप्लाई किया होता, जैसे राहुल ने किया, जैसे अश्विन ने किया, तो उसमें और बढ़िया रन बनते। 200 रनों का स्कोर बहुत छोटा स्कोर है। आपने भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ा ही मुश्किल लक्ष्य सामने रखा है। उनको कोशिश ये करनी होगी कि वो दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को समेटें जितनी जल्दी हो सके उतनी। बिल्कुल। और जो अगर हम वॉन्डर्स की स्टेडियम की जो जोहान्सबर्ग में है उसकी पिच को देखें तो भारत के लिए काफी फेवरेबल रही है। और यहाँ पे जैसा कि इतने दिनों से भारत को कभी मत एक इतिहास रचा है, हम हारे नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या कुछ लगता है, क्या पिच की कोई इसमें भूमिका है? देखिए, मुझे तो शुरू से मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आप रिकॉर्ड पुस्तिका में अपना नाम दर्ज कराते हैं, तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत नहीं चलती। जी बिल्कुल। पिच और टॉस से मैच जीते नहीं जाते। जब आप अपने आप को अप्लाई करते हैं बदली हुई परिस्थितियों में, जो परिवर्तित परिस्थितियां हैं उनमें किस तरह से आप अपने बल्ले को और अपनी गेंद को संभालते हैं, ये फैसला कराती है। और पिच को हम कितना दोष देते हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद ओडिशा का सामना मुंबई सिटी से होगा। कल केरला ब्लास्टर्स और गोवा के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। दूसरे मैच में चेन्नई ने जमशेदपुर को 1-0 से हराया। और वहीं प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी और लिवरपूल के बीच मैच 2-2 गोल से ड्रॉ रहा। पहले हाफ में लिवरपूल के सर्जियो माने ने पहला गोल किया, वहीं दूसरा गोल 26वें मिनट में मोहम्मद सलाह ने किया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।